सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू EIB एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड, जिसके अंदर हम समझेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ से। हुई लास्ट पार्ट के अंदर हमने मॉल्स तक समझ लिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना चैन स्टोर। तो चैन स्टोर से लेकर इस चैप्टर का अंत कर देते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चेन स्टोर्स की, यानी कि मल्टीपल शॉप्स की। तो जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी यूएसए के अंदर, और जब ये एक्सपेंड फॉर्म में हो गया यानी काफी ज्यादा फेमस ये हो गया, तो इसकी शुरुआत हुई इंग्लैंड के अंदर। तो इसका ओरिजिन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था यूएसए से। आप खास ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, अंडर दिस सिस्टम देयर आर न्यूमेरस शॉप एंड सेलिंग द सेम काइंड ऑफ गुड्स अंडर वन मैनेजमेंट। यानी कि इस सिस्टम के अंदर क्या होता है ना, एक मैनेजमेंट के अंदर एक ही जगह पर मल्टीपल शॉप्स होती हैं और मल्टीपल शॉप्स के अंदर मल्टीपल आइटम्स मिलते हैं एक मैनेजमेंट के। इसका मतलब और अच्छे से जानते हैं। द थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस एंड द मैन्युफैक्चरर ओपन हिज ओन रिटेल शॉप इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द मिडलमैन। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चर जो चीज हो रही है वो एक डिफरेंट प्लेस पर हो रही है, जो कि अपने कस्टमर तक आने के लिए उसको मिडलमैन की जरूरत है और साथ ही साथ एजेंट्स की जरूरत है। यानी बीच में जो मिडलमैन वगैरह आते हैं ना, इनकी जरूरत की वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर तक माल पहुंच रहा है। अब वो मिडलमैन कोई फ्री में तो काम नहीं कर रहा, वो अपना परसेंटेज ऐड करके तब आगे बेचता है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपनी खुद की रिटेल शॉप ओपन करता है, जहां पे वो अपने कंपनी के बनाए गए प्रोडक्ट्स को ही न्यूमेरस शॉप में यानी मल्टीपल शॉप्स के अंदर बेचता है एक ही जगह पर, जिससे वो एलिमिनेट करता है मिडलमैन को। ये आप खास ध्यान रखिएगा, वो एलिमिनेट करता है मिडलमैन को, जिससे प्रोडक्ट का प्राइस एक रीजनेबल वे में बना रहता है। तो ये हमने जाना चेन स्टोर के बारे में। इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं कि भाई फिक्स्ड एंड सिंगल प्राइस रहता है, कोई फ्लक्चुएशन इसमें नहीं आती। फ्लक्चुएशन उसमें आती है जिसके अंदर आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हो। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपना रिटेल शॉप ओपन कर रहा है खुद की, तो वो अपनी कॉस्ट निकाल के अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करके उसको वहां पे रखता है। अब इससे क्या होता है, उनका प्राइस खुद रीजनेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर ना तो मिडलमैन का प्रॉफिट जुड़ा हुआ, ना एजेंट का प्रॉफिट जुड़ा हुआ, और ना ही कोई अनदर थिंग का। तो यहाँ पे ये चीज रहती है, एंड ऑफ मिडलमैन। यहाँ पे मिडलमैन का खात्मा हो जाता है, कलेक्टिव एडवर्टीजमेंट हो जाता है, एक ही जगह पर भरपूर मात्रा में हमारे सारे प्रोडक्ट्स लग जाते हैं, जिससे कोई भी कस्टमर जो आते हैं तो वो अट्रैक्शन लेवल पे जान पाते हैं, भाई अच्छा बाटा का ये भी है, बाटा का वो भी, बाटा का ये भी है। तो ये सब चीजें हम जान पाते हैं और नियर टू द कंज्यूमर, और काफी ज्यादा एक कंज्यूमर के जो है कस्टमर के पास रहता है और गुडविल हमारी बन जाती है पब्लिक के अंदर, सीधी बात है। तो यहाँ पे हमने जानी इसके एडवांटेजेस। ये 5 एडवांटेजेस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने इन 5 को लिख दिया, आप इन 5 को याद कर लीजिएगा। बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो सीधी बात है भाई, एक मैन्युफैक्चरर को अपना रिटेल शॉप ओपन करने के लिए, जहां पे वो अपनी मल्टीपल शॉप्स में अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को बेच सके, तो इस जगह पर तो उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती। क्रेडिट फैसिलिटी जो मेंटेन करते हैं वो दुकानदार करते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर को पैसा चाहिए अपनी रिटेल शॉप के माध्यम से। और दूसरी चीज, अगर मान लो कोई चीज हमें 100 रुपए की मिल रही है और वही चीज हमें 80 रुपए की मिली, तो उसकी कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, वो आपको हाथों हाथ पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप 100 वाली चीज खरीद रहे हो तो आप उसके अंदर क्रेडिट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हो। तो यहाँ पे एक रीजनेबल प्राइस जब कभी भी आ जाएगा तो उसमें क्रेडिट फैसिलिटी कभी नहीं होगी, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, नो क्रेडिट सेल, कोई क्रेडिट सेल नहीं होती। नो होम डिलीवरी फैसिलिटी, किसी तरीके की होम डिलीवरी फैसिलिटी भी नहीं होती। नो क्रेडिट सेल, दो बार लिख दिया। लिमिटेड सिलेक्शन फैसिलिटी, तो यहाँ पर क्या होता है भाई, आप किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की रिटेल शॉप पे गए तो वहां सिर्फ और सिर्फ आपको उसी कंपनी के प्रोडक्ट दिखेंगे। मान लीजिए बाटा का ये हो गया, नाइकी का ये हो गया, जॉर्डन का ये हो गया, तो इन सबकी स्पेसिफाइड शॉप्स होती हैं। अगर कोई बनाता है बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, एक स्पेसिफिक एरियाज में जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हों और पढ़े लिखे सक्षम लोग रहते हों, तो इस जगह पर ये चीजें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक तरीके से लिमिटेड सिलेक्शन रहता है कस्टमर को, क्योंकि अगर कोई बंदा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग चेन स्टोर में जाएगा तो वहाँ पे आपको सेम क्राइटेरिया के, सेम मैनेजमेंट के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होंगे जिसमें आप डिसीजन मेक कर सको कि मैं कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो परचेज करूं। तो ये चीज है। तो यहाँ पे दो बार लिख दी मैंने क्रेडिट सेल, आप 4 रख लीजिएगा डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस की। तो मेल ऑर्डर बिजनेस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के अंदर कि जब कभी भी इन द सेंस हम इंटरनल ट्रेड के अंदर जो ये अपने एक तरीके से फिक्स शॉप के अंदर जो हमने 2 पढ़ी थी ना, एक होता है स्मॉल स्केल के बाद हम ये सब जो पढ़ रहे हैं वो लार्ज स्केल रिटेल शॉप पढ़ रहे हैं। तो ये लार्ज स्केल रिटेल शॉप का मतलब यहाँ से जानो कि मैंने बताया था हर स्टेप में क्या होगा, चीजें इजी होती चली जाएंगी।
तो यहाँ पे हम चेन स्टोर के अंदर थोड़ी चीजें इजी करी, अब इसको और इजी करते हैं विद यूजिंग ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। तो मेल ऑर्डर बिजनेस का मतलब जानते हैं, इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ था यूएसए के अंदर 1872 में, यानी 1872 के अंदर। इन दिस सिस्टम देयर इज नो नीड ऑफ मिडल मैन, यानी कि हर तरीके से आपको फ्लक्चुएशन से बचाया जा रहा है, हर तरीके से आपको जो मल्टीपल एड प्रॉफिट होते हैं अलग अलग पर्सन से उनको बचाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, द कंज्यूमर हिमसेल्फ परचेज द गुड्स थ्रू द मील। तो यहाँ पे जो कस्टमर होता है वो अपने गुड्स को परचेज कर सकता है खुद ही विद यूजिंग ऑफ मेल। मेल के माध्यम से उस कंपनी के प्रोडक्ट को वो परचेज कर सकता है और इसके बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं आता, ना 1 लेवल, ना 2 लेवल, ना 3 लेवल, कोई भी नहीं आता। इसमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर होता है और कस्टमर होता है। तो जब इतने सारे लोग बीच में नहीं आ रहे तो पैसों का अंतर काफी ज्यादा होता है, इसमें हमें रीजनेबल चीजें मिल जाती हैं रीजनेबल प्राइस पे। इसका प्रोसीजर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मेलिंग लिस्ट पहली चीज, दूसरा रेगुलर एडवर्टीजमेंट, तीसरा रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, चौथा एग्जीक्यूटिंग ऑफ ऑर्डर, पांचवा आता है हमारे पास रिसीविंग पेमेंट। तो ये आपके पास कुछ प्रोसीजर समझाया गया है मेल ऑर्डर बिजनेस का। इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो एडवांटेजेस हमारे पास एक कस्टमर के बेस पर क्या आती है, पहले आता है भाई होम डिलीवरी, भाई घर बैठे बैठे हमने मेल कर दिया, सामान मिल गया, होम डिलीवरी मिल गई हमें फैसिलिटी। सेविंग ऑफ टाइम, कहां पर आप रिटेल शॉप पे जाओगे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओगे, मॉल्स में जाओगे, चेन स्टोर पे जाओगे, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम। अगर मान लो कोई चीज नहीं समझ में आई तो नहीं खरीदोगे, टाइम खराब। तो यहाँ पे सेविंग हो जाती है हमारे टाइम की, हम घर बैठे बैठे समझ लेते हैं भाई हमें क्या चीज परचेज करनी है और क्या नहीं करनी। तो और तीसरी आती है अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि एक जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है उसका प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो वो आने तक, यानी कि एक मार्केट के अंदर उतरने तक समय लगता है और उसके अंदर कई सारे कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता भाई क्या नया है, क्या ट्रेंड में है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जब मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट रहोगे तो वो तो अपनी सारी डिटेल मेल पर भेजेंगे कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इस क्वालिटी के हैं, इस मटेरियल के हैं, इस टाइप के हैं। तो इसमें हमें वो प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं जो मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल ही नहीं है, जो अभी वर्किंग प्रोग्रेस पे है। तो ये चीज़ें हमने एडवांटेजेस पढ़ी एज अ कस्टमर बेस। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस बता देता हूँ एक तरीके से अपने मार्केटर के बेस पर, यानी सेलर के बेस पर। तो पहला आता है लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, पहला हमने पढ़ा कस्टमर के बेस पर। एक मार्केटर के बेस पर हमें क्या फायदा मिलता है, इसमें कोई भी दुकान तो हम खोल नहीं रहे, कोई स्पेसिफिक एरिया परचेज नहीं कर रहे, ना ही हम रेंट पे ले रहे और ना ही वहाँ कोई खर्चा कर रहे। तो हमारा यहाँ पैसा बच जाता है, हमारे पास कम से कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है और नो एक्सपेंस ऑन शॉप। सीधी बात है, जब कम खर्चा हो रहा है तो हमारे दुकान खरीदने में, दुकान का रेंट देने में कोई खर्चा नहीं होता। वाइड ट्रेडिंग एरिया, दुकान में क्या होगा, आप उस स्पेसिफिक एरिया से जुड़े रहोगे। आप दिल्ली में खोला है, आप दिल्ली के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप पूरे भारत के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। बट इन विद यूजिंग ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस आप पूरे भारत छोड़ो, पूरे हर जगह से कनेक्ट रहते हो। तो यहाँ पे हर पर्सन आपके साथ ट्रेडिंग कर सकता है, आपकी चीजों को खरीद सकता है और आप पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे वाइड ट्रेडिंग एरिया रहता है हमारा। फिर आता है नो फियर ऑफ बैड डेट। सीधी बात है भाई, यहाँ पे तो एक हाथ से दो, एक हाथ से दो, यानी कैश सेल होती है। मैंने बताया ना, जहाँ कहीं भी रीजनेबल प्राइस आ गया वहाँ कैश सेल बनेगी। तो यहाँ कोई बैड डेट्स होने का कोई क्रेडिट फैसिलिटी हमें नहीं देनी पड़ती, इससे हमारे बैड डेट्स बन जाए। और नो नीड ऑफ गोडाउन, भाई हमारे पास ना तो कोई दुकान है तो हम गोडाउन भी क्यों खरीदें, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री से चीजें आती हैं और बिकती चली जाती हैं, फैक्ट्री से आती हैं बिक जाती हैं। तो ये चीज बनी हुई है। तो ये हमने पढ़ी एडवांटेजेस, आप लिख लो साथ साथ मेरे। लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा नो एक्सपेंस ऑन शॉप, तीसरा वाइड ट्रेडिंग एरिया, चौथा नो फियर ऑफ बैड डेट्स एंड नो नीड ऑफ गोडाउन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या आती है भाई, पहले आती है लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। आपको समझ में तो आ गया होगा कि यहाँ से हमारे बैड डेट्स ही नहीं बन रहे, तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती। नो क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स, यहाँ पे किसी तरीके से क्विक डिलीवरी नहीं होती कि आपने आज ऑर्डर किया और शाम को आ जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ दिन आपको दिए जाते हैं, पेंडिंग में रहती हैं चीज़ें, और साथ ही साथ कुछ इतनी ज़्यादा पेंडिंग हो जाती है तो कंपनी जो है अपने प्राइस के अंदर डिडक्शन भी करती है कि भाई हमने इतनी लेट आपका ऑर्डर दिया तो आप इतने प्राइस हमें कम दे दीजिए। तो कहने का मतलब ये डिलीवरी जो होती है गुड्स की वो डिले हो जाती है। प्रॉब्लम इन मेकिंग मेलिंग लिस्ट, तो इतनी न्यूमेरिस यानी कि इतने सारे बंदों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, उनकी मेलिंग लिस्ट को चेक करने के लिए, उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, सिंप्लीफाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा घपलेबाजी हो जाती है, थक जाता है पर्सन। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम इन मेकिंग द मेलिंग लिस्ट। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, भाई बना रहता है प्रॉपर फ्रॉड का पॉसिबिलिटी कैसे, क्योंकि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हैकर वैकर लगे पड़े। नो फैसिलिटी रिटर्निंग गुड्स, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से ये फैसिलिटी नहीं होती कि आप गुड्स को रिटर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना भाई, पूरी तरीके से मेल ऑर्डर बिजनेस जाना और पूरी तरीके से हमने चेन स्टोर जाना। एक बार अगर आपको लिखना हो डिसएडवांटेजेस लिख लो। तो पहला आता है लेक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, दूसरा आता है नो क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स, तीसरा आता है प्रॉब्लम इन मेकिंग मेलिंग लिस्ट, चौथा आता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और पांचवा आता है नो फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग गुड्स। तो ये हमने 5 डिसएडवांटेजेस आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग के अंदर, उसके द्वारा जो रिटेल शॉप ओपन की जाती है उसका क्या काम होता है।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स की। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को समझने से पहले आप खुद समझ गए कैसे, कि हमने अपनी 11th बिजनेस स्टडी के अंदर स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। तो उसमें हमने क्या देखा था, एक मदद यानी कि सोशल मोटिव होता था हमारे उस काम को करने के लिए। अब वो मार्केटिंग लेवल का काम हो, सेल लेवल का काम हो, प्रोडक्शन लेवल का काम हो, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का काम हो, देयर डज नॉट मैटर। किसी भी काम को करने में बहुत सारे मतलब कुछ ग्रुप मिल जाते थे, कुछ लोग मिल जाया करते थे और वो ग्रुप बनाकर सोशल मोटिव पूरा किया करते थे। तो यहाँ पर मिडल मैन, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, इन जैसे लोगों की फ्लक्चुएशन से बचने के लिए यहाँ पर कुछ लोग यानी कंज्यूमर्स का एक ग्रुप अपनी रिटेल शॉप ओपन करता है, जिसमें अपने वो दैनिक खर्चे निकाल पाए, यानी कि अपनी जो बेसिक नीड है उनको सेटिस्फाइड कर पाए। प्रॉफिट नहीं कमाता ज़्यादा, ये सोशल मोटिव पे रहता है, जिससे ये ह्यूज अमाउंट में और ह्यूज क्वांटिटी के अंदर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता है और उसको आके छोटे छोटे यूनिट्स में अलॉट करता रहता है अपने कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, दीज स्टोर्स आर इस्टेब्लिशमेंट बाय द कंज्यूमर देमसेल्फ, यानी कंज्यूमर खुद ब खुद इसको बनाते हैं। सम कंज्यूमर गेट टुगेदर एंड ट्राई टू सेव देमसेल्फ, और साथ ही साथ ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ग्रुप जैसे एक वर्ड होता है ना, कमेटी डाल दी, तो कमेटी की तरह कुछ लोग मिल जाते हैं साथ में। एंड फ्रॉम द क्लॉज ऑफ द मिडल मैन, यहाँ पे क्लोज लिख लीजिएगा, क्लॉज लिख दिया मैंने गलती से। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सब मिलकर मिडल मैन का निपटारा कर देते हैं, यानी कि बीच में आने वाले सभी व्यक्तियों का जो कि अमाउंट में फ्लक्चुएशन पैदा करते हैं उनका निपटारा हो जाता है यहाँ से। और साथ ही साथ ऑल द कंज्यूमर हु गेट टुगेदर एस्टेब्लिशमेंट है कोऑपरेटिव स्टोर। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के माध्यम से, एक ग्रुप के माध्यम से एक कोऑपरेटिव स्टोर ओपन किया जाता है, जिससे मिडल मैन की फ्लक्चुएशन से बचा जा सके और एक सोशल मोटिव पूरा किया जा सके। ठीक है, तो अब हम जानते हैं एक छोटा टॉपिक आता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, जिसको हम कहते हैं एवीएम। क्या होता है भैया, दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल का मतलब क्या होता है, जहां पर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर से मिल जाए, दैट आर कॉल्ड डायरेक्ट सेल। इनडायरेक्ट सेल हमारे लेवल के बेस पर होती है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, यानी कि मैन्युफैक्चरर टू एजेंट, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, इस तरीके से चेन्स होती हैं। अब ये डायरेक्ट सेल करने का वन ऑफ द लेटेस्ट एंड बेस्ट मेथड होता है, जिसमें मैन्युफैक्चर कंपनी एक मशीन लगाती है, और वो मशीन ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन ऐसी है कि आप डायरेक्टली उसमें पैसे डालो और अपनी चीज़ों को ले लो। बट ये चीज़ एक छोटे लेवल की होती है, लाइक सिगरेट्स वगैरह हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, टिश्यू पेपर्स हो गए, इन सब चीज़ों के लिए यूजफुल रहती है। जैसे पनवाड़ी की दुकान होती है ना, छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं, वैसे ही अब यहाँ पर इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि कोई ऑपरेटिंग करने के लिए बंदा नहीं बैठता, कोई पर्टिकुलर दुकान नहीं खरीदनी पड़ती, या पर्टिकुलर दुकान रेंट पे नहीं लेनी पड़ती, जैसे कि चैन स्टोर्स में लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन यानी कि एवीएम काफ़ी लेटेस्ट मेथड है। अब हम पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द इजी टॉपिक, यानी बहुत आसान टॉपिक है हमारा ये, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 2017 का एक ऐसा स्टेप है, 2017 का एक ऐसा कदम है जिससे इनडायरेक्ट सेल जो हमारे पास इतने थे उन सबको मिला जुलाकर एक टैक्स कर दिया, जिसका नाम था जीएसटी। तो जीएसटी की हमने शॉर्ट फॉर्म क्या डाली, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, यानी कि 1 टैक्स 1 नेशन 1 मार्केट, यानी कि एक देश है, एक मार्केट है, तो हम टैक्स भी एक पे करेंगे। 2017 से पहले क्या था, सर्विस टैक्स अलग था, है ना, प्रोडक्शन टैक्स अलग था, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अलग था, जीएसटी अलग थी, जीएसटी भी खैर नहीं थी, और अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्स थे जो कि अलग अलग लेवल पर लगते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता था, जैसे हम टैक्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं ना, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो हम अपना बर्डन शिफ्ट ना कर सकें सामने वाले, वैसे मेरी इनकम है तो हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। अब इनडायरेक्ट टैक्स वो इसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो लास्ट वाला कंज्यूमर होता था वो सभी का टैक्स पे करता था, ये होता था इसमें कपलेबाजी। तो इट रेफर टू सच अ सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अंडर विच बिसाइड्स इजी एंड यूनिफॉर्मिटी एट द नेशन लेवल इट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन दैट द फाइनल कंज्यूमर शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन द टैक्स। तो यहाँ पर हमें ये फायदा मिला। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 2017 के इस कदम ने कम से कम 36 टैक्सों को एक टैक्स बना के रख दिया, और इसके अंदर कुछ कैटेगरी क्लासीफाई करी कि यदि आप एक शहर में रहते हो, आपकी वहीं पे फैक्ट्री बनी हुई है, आपने अपना माल वहीं पे मैन्युफैक्चर किया, वहाँ प्रोड्यूस किया एंड वहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप एक राज्य के अंदर ही हो। तो जब आप एक राज्य के अंदर हो तो आप आते हो इंट्रा स्टेट सप्लाई में, और जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई में आओगे तो आप जीएसटी एक ही दोगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास जीएसटी का जो क्राइटेरिया है वो है 18% का। सरकार ने बोला कि आप जीएसटी हमें 18% की दे दीजिएगा। तो यदि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आप 2 तरीके की जीएसटी देती हो, या तो सीजीएसटी पे करते हो आप, या फिर एसजीएसटी पे करते हो। और इस एसजीएसटी का हम दूसरा नाम होता है यूटीजीएसटी। इनकी फुल फॉर्म बताऊं, सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का दूसरा नाम होता है यूटीजीएसटी। इसका मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स। तो ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि अगर मैं इंटर स्टेट काम कर रहा हूँ और मेरे पास रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ जीएसटी 18 है, तो मैं 9% की सीजीएसटी पे करूंगा और 9% की मैं एसजीएसटी पे करूंगा, यानी अल्टीमेटली मेरी जेब से 18% ही जाएगा। अब वो सरकार किस फॉर्म में ले रही है वो उसकी मर्जी। अब यहाँ से इसका मतलब बता देता हूँ, इसका 9% जाएगा सेंट्रल को और 9% जाएगा स्टेट को, ताकि दोनों की सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे। तो ये तो बात रह गई इंटर स्टेट सप्लाई की। अब हम बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि जहां पे आपने प्रोडक्शन करी, मान लीजिए राजस्थान के मसाले राजस्थान में बने और वो बिक रहे हैं दिल्ली के अंदर, यानी कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य पे जा रहे हो ऐसा प्रोडक्शन लेवल में, तो आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक टाइप की जीएसटी पे करते हो जिसका नाम होता है आईजीएसटी। अब सर यहाँ पे कम जीएसटी देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपके 18% जीएसटी ना, इस पूरी की पूरी 18% जीएसटी को आप आईजीएसटी की फॉर्म में दे दोगे सरकार को। अब वो उस राज्य की सरकार से कितने परसेंटेज में बांट रही है उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, यह मैं नहीं समझना, बट ये ध्यान रखना कि इसका ज्यादातर पार्ट ऑफ इनकम सेंट्रल की जेब में जाता है, ठीक है। तो ये इंटर स्टेट का काम हो गया। अब हम बात करते हैं भाई इंपोर्ट का मतलब, जब कोई चीज खरीदी जाती है तो इंपोर्ट में क्या होता है कि भाई हम दो टाइप की जीएसटी पे करते हैं। पहला होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म बीसीडी, और इसके अंदर आईजीएसटी भी इंक्लूड होता है, तो इसको हम इंपोर्ट टैक्स कहते हैं। अच्छा, आईजीएसटी फुल फॉर्म इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इंपोर्ट पे दो टाइप्स के टैक्स हो गए। अब यहाँ पर क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का अलग टॉपिक है एंड जीएसटी का अलग टॉपिक है, ये इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस पे लगता है, ठीक है। एक्सपोर्ट की बात करूं तो एक्सपोर्ट पे हमारे देश ने कोई भी टैक्स एंड जीएसटी नहीं लगा रखी। तो ये आपका टॉपिक था जिसके अंदर हमने समझा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। काफी इजी टॉपिक है एंड बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, मेरे समझाने के बाद सिर्फ और सिर्फ बुक की रीडिंग कर लेनी है, और जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा तीर मारा, सिर्फ 5-6 याद करके चलना, 5 याद करके चलना, डेफिनेशन लिख देना बढ़िया तरीके से, अपने कॉन्सेप्ट को समझा देना, ये सारी चीजें बता देना भाई, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, जीएसटी क्राइटेरिया, जीएसटी फुल फॉर्म, फॉर्म्स ऑफ जीएसटी, और साथ ही साथ कोई 5 पॉइंट लिख देना जो आपकी बुक में गिवन है। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट कहीं किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट में कोई कहीं डाउट रह गया हो, तो जैसा आपने मेरा इस वीडियो की स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम अकाउंट देखा होगा, तो आप मुझे वहां पे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट्स पर काम कर सकूं और जल्द से जल्द उस पर वीडियोस अपलोड करके क्लास अटेंड करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।